नमस्कार। आज की पड़ताल के लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं। कुछ भारत के शहरों के भविष्य पर हैं, तो कुछ भारत अफ्रीका रिश्तों पर, और हाँ, कुछ नई टेक्नोलॉजी पर भी। हाँ बिल्कुल। काफी सारे अलग अलग पहलू हैं देखने के लिए। तो चलिए इनमें से जो जरूरी जानकारी है, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें निकालते हैं। कोशिश रहेगी कि भारत के विकास की आज की तस्वीर, उसकी चुनौतियां और आगे की क्या संभावनाएं हैं, वो समझ सकें। ठीक है। शुरुआत करते हैं भारत के शहरी केंद्रों से। अक्सर कहते हैं ना कि ये देश के आर्थिक इंजन है। हाँ ये बात तो सही है। स्रोत भी यही बताते हैं कि देश की जीडीपी का मतलब लगभग 60% हिस्सा शहरों से आता है। और सोचिए, जमीन की सिर्फ 3% हिस्से पर हैं ये शहर। हाँ, और उसमें भी ये बात देखिए कि सिर्फ 15 बड़े शहर ही जीडीपी का 30% दे रहे हैं। कमाल है। ये आंकड़े तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, पर क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही अच्छी है? ये एक अहम सवाल है। देखिए, शहर विकास के केंद्र तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर वो गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी चुनौती है वायु प्रदूषण। अगर हम 2023 के आंकड़े देखें तो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 भारत में थे। 42? ओह, ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। हाँ, और इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा सीधा असर पड़ता है। और दूसरी बड़ी चुनौतियां क्या है प्रदूषण के अलावा? दूसरी बड़ी समस्या है बुनियादी ढांचे की। बेसिक सुविधाएं, खासकर ट्रांसपोर्ट और सस्ते घर। एक आम शहरी नागरिक रोज लगभग 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है। 1.5 से 2 घंटे रोज? हाँ, और साथ ही करीब 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी है अभी। और अनुमान ये है कि 2030 तक ये जरूरत तिगुनी हो सकती है। तिगुनी? बाप रे। बिल्कुल। और देखिए, एशियाई विकास बैंक का एक अनुमान है कि खराब शहरी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की वजह से भारत को हर साल करीब $22 बिलियन का नुकसान होता है। ओह, तो ये सीधा सीधा उस 60% जीडीपी वाले आंकड़े पैसा डाल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए स्रोत क्या सुझाव दे रहे हैं? कुछ सरकारी पहलों का जिक्र तो है, जैसे स्मार्ट सिटीज, अमृत, पर क्या ये काफी है? देखिए, स्रोत ये कहते हैं कि ये पहले अपनी जगह ठीक हैं, पर इनके साथ साथ बड़े सुधारों की जरूरत है। कैसे सुधार? जैसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्रीय महत्व देना होगा, उसे प्रायोरिटी बनानी होगी। शहरों का जो फैलाव हो रहा है उसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ ठीक से प्लान करना होगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब परिवहन के आसपास विकास। हाँ बिल्कुल। और गवर्नेंस को ठीक करना होगा, और सफाई, कचरा मैनेजमेंट, इनको भी आर्थिक प्राथमिकता बनाना होगा। तो ये तो हुई शहरों की बात। अब थोड़ा दुनिया की तरफ देखते हैं। भारत दुनिया के साथ कैसे जुड़ रहा है, खासकर अफ्रीका के साथ? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया गए थे। 27 साल में पहली बार कोई भारतीय पीएम वहां गया। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये यात्रा काफी अहम थी कई मायनों में। एक तो नामीबिया पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसने भारत की यूपीआई तकनीक अपनाने पर सहमति जताई। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और साथ ही उसने सीडीआरआई और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की भी मंजूरी दी। तो ये दिखाता है कि भारत अफ्रीका संबंध अब कितने गहरे हो रहे हैं। और वैसे रणनीतिक तौर पर अफ्रीका भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, अफ्रीका कई वजहों से बहुत अहम है। एक तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, फिर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा का मामला है, फिर वो एफसीएफटीए है, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब एक बहुत बड़ा बाजार, और कोबाल्ट, तेल जैसे जरूरी संसाधन भी हैं वहां। और फिर G20 जैसे मंचों पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ मुश्किलें भी होंगी। सब कुछ आसान तो नहीं होगा। नहीं, मुश्किलें तो हैं, बिल्कुल हैं। जैसे भारत से अफ्रीका में जो निवेश जा रहा है उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। और कुछ अफ्रीकी बाजारों में भारतीय सामान की क्वालिटी को लेकर भी कभी-कभी सवाल उठते हैं। और हाँ, चीन से कंपटीशन, वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही। समझ गई। चलिए अब थोड़ा भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं। हाल ही में विश्व जैव उत्पाद दिवस मनाया गया और बायो E3 नीति पर भी चर्चा हुई। ये जैव उत्पाद मतलब बायो प्रोडक्ट्स, ये असल में क्या है? हाँ, बायो प्रोडक्ट्स मतलब वो चीजें जैसे ईंधन, सामान, केमिकल्स जो रिन्यूएबल बायोमास से बनती हैं, जैसे फसलें हो गईं, शैवाल यानी एल्गी, या खेती का कचरा। इनसे इथेनॉल बनता है, बायोप्लास्टिक बनते हैं। अच्छा। इनका फायदा ये है कि ये फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम करते हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छे हैं।
और ये जो बायो E3 नीति है, इसका लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाई जाए। $300 बिलियन। ये तो पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए अच्छा है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का असर खेती पर भी दिख रहा है। वो जीन एडिटिंग वाले चावल की भी बात थी ना? हाँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है असल में। भारतीय वैज्ञानिकों ने CRISPR-Cas9 तकनीक इस्तेमाल की है और उससे जापानी चावल की एक किस्म है जापानिका राइस, उसकी फॉस्फेट सोखने की क्षमता को बढ़ाया है। अच्छा, और इसका नतीजा क्या रहा? नतीजे बहुत अच्छे रहे। सिर्फ 10% फॉस्फेट खाद इस्तेमाल करके उपज में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। 40%? सिर्फ 10% खाद से? हाँ, अब सोचिए, भारत हर साल 4.5 मिलियन टन से ज्यादा फॉस्फेट बाहर से मंगाता है और हमारे देश की 83% मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है। तो इस लिहाज से देखें तो ये तो गेम चेंजर हो सकती है, खाद्य सुरक्षा के लिए भी और खाद पर निर्भरता कम करने के लिए भी। कमाल है। अच्छा, टेक्नोलॉजी सिर्फ धरती तक ही नहीं है, अंतरिक्ष में भी इसका बड़ा रोल है। चिली में वो वीरा सी रोबिन ऑब्जर्वेटरी है, उसने कुछ पहली तस्वीरें जारी की हैं। जी हाँ, ये ऑब्जर्वेटरी खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मेन काम है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाना। ये वो अनदेखे पदार्थ और ऊर्जा हैं जो हमारे ब्रह्मांड का माना जाता है कि करीब 95% हिस्सा बनाते हैं। ओह! और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है, 3200 मेगापिक्सल का। बाप रे, 3200 मेगापिक्सल? हाँ, ये ब्रह्मांड का अब तक का सबसे डिटेल्ड नक्शा तैयार करेगा। तो ये दिखाता है कि भारत जो है वो ग्लोबल साइंटिफिक कोशिशों में भी पीछे नहीं है। तो आज हमने देखा कि भारत कैसे एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। शहर बेहतर बनाने की कोशिश है, दुनिया के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। बायोटेक हो, जीन एडिटिंग हो या फिर अंतरिक्ष विज्ञान। बिल्कुल, और ये सारी कोशिशें भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन जैसा हमने चर्चा में देखा और जैसा स्रोतों से भी साफ है, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। चाहे वो शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन, या फिर ये जो नई तकनीकें आ रही हैं, इनका फायदा सब तक कैसे पहुंचे। सही कहा। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये कि भारत ये कैसे पक्का कर सकता है कि शहरी विकास और तकनीकी तरक्की का फायदा समाज के हर वर्ग तक, खासकर जो लोग हाशिए पर हैं, उन तक बराबरी से पहुंचे, ताकि विकास सही मायनों में समावेशी हो और कोई पीछे न छूटे।